नमस्कार दोस्तों। तो हम थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ पे ओपन सिस्टम का एनालिसिस कर रहे थे। तो उसमें हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कर लिया है। अब एक लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल बचा है जो कि अभी आपके सामने है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यूमेरिकल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो मैं शुरू से फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास जितने फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ इस वक्त। पहला फॉर्मूला हमने डिराइव करा था डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आपको ये समझना है कि ये वैलिड है फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। दोनों प्रोसेस हों चाहे रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, दोनों के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। इसी को मॉडिफाई करके अगर मैं लिखूंगा डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, ये बात हो रही है ओपन सिस्टम की, सॉरी क्लोज सिस्टम की, क्लोज सिस्टम। इसी को मैंने मॉडिफाई करके जस्ट डी डब्ल्यू की जगह पी डी वी लिखा, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा वैलिड। और ये आपको मैं बता चुका हूं ऐसा क्यों है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लिखते हो T2 by T1 is equals to P2 by P1 raised to the power gamma minus 1 over gamma is equals to V2 by V1 raised to the power gamma minus 1। पहला पॉइंट है ये, इस इक्वेशन को आपने याद करा है। दूसरा पॉइंट कि मैं शुरू से कहता था कि गिब्स फेज रूल कहता है, अकॉर्डिंग टू द गिब्स फेज रूल वी नीड टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज टू डिफाइन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमारे को दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, तो आपने एक प्रेशर ले लिया, दूसरा आप टेम्परेचर ले सकते हो। टेम्परेचर नहीं ले रहे तो आप वॉल्यूम कौन सा लोगे आप? स्पेसिफिक वॉल्यूम लोगे। टोटल वॉल्यूम इज नॉट अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी बट स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इंटेंसिव, तो आप स्मॉल वी ले सकते हो, आप स्मॉल एस ले सकते हो, आप स्मॉल एस ले सकते हो, आप स्मॉल एच ले सकते हो, आप कैपिटल एस और कैपिटल एच नहीं ले सकते। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है कि हम स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक वॉल्यूम ही लेके इस डायग्राम को प्लॉट कर रहे होंगे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गिब्स फेज रूल दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए हमारे को ना। अब इस फॉर्मूले में आओ आप, इस फॉर्मूले की वैलिडिटी कब तक है? वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी तब तक है जब तक कंट्रोल वॉल्यूम, मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, तब तक तो ये फॉर्मूला वैलिड है। और इसको मैं दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकता हूं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड सिस्टम और कंट्रोल मास। अभी समझ में आएगा आपको ये क्या लिखा जा रहा है? कंट्रोल मास। ठीक है, इसकी ये वैलिडिटी है और इसको आप यूज कब कब कर सकते हो? इसको यूज करने का क्राइटेरिया है कि आइडियल गैस होनी चाहिए, एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए और वह एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। तीन कंडीशन आपको याद रखनी है इस इक्वेशन को यूज करने से पहले, आइडियल गैस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। इन तीन कंडीशन के बाद आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। बट इस इक्वेशन में भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नीचे लिखी हुई है।
ठीक है, इसको समझ लो आप एक बार। T2 by T1 is equals to P2 by P1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। यहाँ पे टेम्परेचर है इंटेंसिव, प्रेशर होता है इंटेंसिव, इज इक्वल्स टू V2 ओवर V1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1, जबकि वॉल्यूम होता है एक्सटेंसिव। बट क्या ये वॉल्यूम है? नहीं, वॉल्यूम का रेशियो है, एक्सटेंसिव ओवर एक्सटेंसिव है। क्या रेशियो ऑफ दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव? यस, इट इज ट्रू, it is true only when there is a control mass system or closed system। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार? ऐसा लिखने का मकसद ये है कि अगर मान लो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इस कंटेनर का ये जो जगह है, ये बाउंड्री हो गई आपकी, इसका जो वॉल्यूम होगा, लेट्स से दिस इज द वॉल्यूम V1, V1 is the initial volume of this system और M1 is the initial mass of this system। ओके, बाई चांस, और इसके अंदर मैंने भरी हुई है कोई आइडियल गैस, लेट सपोज देयर इज ए आइडियल गैस इनसाइड दिस सिलेंडर। बाई चांस, वैसे तो ये क्लोज सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज अ क्लोज सिस्टम, बट बाई चांस ड्यू टू सम लीकेज, आप अज्यूम करो कि यहां से कुछ m मास निकल गया, m मास निकल गया, और ऐसे निकला, कैसे निकला कि जो फाइनल कंडीशन होगी, फाइनल कंडीशन, उस फाइनल कंडीशन में वॉल्यूम हो जाएगा V2 और मास हो जाएगा M2। किसका मास? इस कंटेनर, इस सिस्टम का मास, जो गैस इस सिस्टम में भरी है उसका मास M2 है फाइनल कंडीशन में, बट इनिशियल कंडीशन में V1 वॉल्यूम था और M1 मास था। अब इसको आप समझो कि क्या V1 और V2 सेम है? यस, V1 इज इक्वल्स टू V2, इट इज ट्रू, क्योंकि ये पिस्टन जो है ये मूव नहीं कर रही है, मैं जस्ट ये कह रहा हूं थोड़ा सा मास निकल गया, कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, जस्ट मास निकल गया। इनिशियल वॉल्यूम ये जो V1 है और V2 है ये बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, बट पहले M1 मास V1 वॉल्यूम घेर रहा था और अब M2 मास V2 वॉल्यूम घेर रहा है। पहले M1 मास V1 वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा था, अब M2 मास ये जो V2 है दैट इज इक्वल्स टू V1, तो अब M2 मास V1 वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब सुनो इस चीज को, मैं आपसे कह रहा हूं दिस इक्वेशन इज फॉल्स, this equation is false, don't use this equation when we are talking about open system। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अब आप समझ जाओगे, अब आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, समझो। T2 by T1 is equals to P2 by P1 raised to the power gamma minus 1 over gamma is equals to, मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए स्पेसिफिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाई फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल स्पेसिफिक वॉल्यूम रेज टू द पावर गामा माइनस 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? V2 ओवर V1 को, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम इज टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय M2, और V1 को कैसे लिखा जाएगा? स्मॉल v1 को लिखा जाएगा कैपिटल V1 डिवाइडेड बाय M1, बट M1 is not is equals to M2, but M1 is not is equals to M2। If M1 is equals to M2, then V2 by V1 raised to the power gamma minus 1 is equals to V2 by M divided by V1 by M। अगर M1 और M2 इक्वल हैं और इसको मैं M के बराबर मान लूं, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ऊपर लगा दो गामा माइनस 1, M से M चल बसे, तो क्या बचा? V2 by V1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहां से कहा जा सकता है द रेशियो ऑफ, यहां से कहो, इस इक्वेशन को पकड़ो, ये जो RHS में लिखी है इसको पकड़ो, क्या है ये? रेशियो ऑफ
two extensive property is a intensive property. Now it is correct. Now it is correct. But यहां पे क्या M2 ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, क्या M2 और M1 आपस में काट पा रहे हैं? क्या कैन आई कैंसल M1 एंड M2? नहीं, यहां पे हम M1 और M2 को कैंसिल नहीं कर सकते। क्या यहां पे मैं कह सकता हूं रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज नोन, सॉरी, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव? नो, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट इक्वल्स टू दिस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हम इस फॉर्मूले को कब यूज कर सकते हैं। ओपन सिस्टम में क्या होता है, इफ दिस इज अ ओपन सिस्टम, कुछ इस सिस्टम का मास होगा m1, इसमें mi डॉट एंटर हुआ और me डॉट निकला, और अगर इसके अंदर क्या हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ मास, एक्यूमुलेशन ऑफ मास हो गया सच दैट इनिशियल मास इज m1 और फाइनल मास m2 हो गया, इनिशियल मास इज m1 और इसके फाइनल मास हो गया m2, तो क्या मैं T1 ओवर T2 सॉरी T2 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर सॉरी V1 ओवर V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 लिख सकता हूं? इसको मैं बिल्कुल क्लियर कट लिखता हूं आपके लिए। द इक्वेशन इज T2 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V1 ओवर V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। ऐसा लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्या मैं इसको T2 ओवर T1 इज इक्वल्स टू स्मॉल V1 ओवर V2 लिख सकता हूं? गामा माइनस 1। नाउ अब मैं लिख सकता हूं, ऐसा मैं लिख सकता हूं, क्योंकि आपको LHS में भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी रखनी है और RHS में भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी रखनी है, और द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव ओनली व्हेन देयर इज नो मास एक्यूमुलेशन। इसको आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में ना। अच्छा, यहां पे मैंने V2 बाई V1 लिख दिया था, ये V1 बाई V2 है, जस्ट V1 बाई V2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, दिस इज V1 बाई V2, दिस इज V1 बाई V2। तो अब आप अच्छे से समझ गए हो कि द एडियाबैटिक इक्वेशन इज T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई P1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा इज इक्वल्स टू स्मॉल V1 बाई V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। इसको आप कब यूज कर रहे होगे? व्हेन मास एक्यूमुलेशन, व्हेन देयर इज मास एक्यूमुलेशन। एक नहीं अनेक न्यूमेरिकल्स करने वाले हम इस पे। फिर T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई P1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा इज इक्वल्स टू कैपिटल V1 डिवाइडेड बाई कैपिटल V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा। इसको आप कब यूज कर रहे होंगे? इसको आप यूज कर रहे होंगे फॉर क्लोज सिस्टम। इसको आप यूज कर सकते हो, पहला। दूसरा, आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में इसको यूज कर सकते हो। तीसरा, अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में यूज कभी मत करना, क्योंकि मास एक्यूमुलेशन पूरी की पूरी थर्मल साइंस में मास एक्यूमुलेशन तभी होगा जब अनस्टडी फ्लो हो रहा होगा। अनस्टडी फ्लो मतलब सिस्टम में मास इंटरेक्शन और एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा होगा, दिस इज नोन एज अनस्टडी फ्लो। ऑलराइट, तो अब आप इसको अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अगर आप यूज कर रहे हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं ले सकते हो। अभी के लिए बस आपको यही पॉइंट याद रखना है, धीरे धीरे करके आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हमने क्लोज सिस्टम की बात कर ली। ओपन सिस्टम की बात कर रहा हूं अब मैं। ओपन सिस्टम वर्क आप कैसे लिखते हो? ओपन सिस्टम वर्क आप लिखते हो माइनस वीडीपी। इसको आप कब लिख सकते हो? ओनली व्हेन रिवर्सिबल प्रोसेस, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही आप इसको यूज कर सकते हो। क्यों?
ऐसा क्यों है? इसको व्हाई वी कैन यूज दिस इक्वेशन ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इसका डेरिवेशन मैंने करा रखा है। इसके डेरिवेशन में हमने क्लोज सिस्टम की इक्वेशन का इस्तेमाल करा था। कौन सी थी वो? डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। मैंने इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रखा है। कब? इसको डिराइव करते समय। और ये इक्वेशन कब वैलिड है? ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये इक्वेशन भी आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब अचानक से मेरे पास आ गया इररिवर्सिबल प्रोसेस का क्वेश्चन। इररिवर्सिबल प्रोसेस का क्वेश्चन आ गया फॉर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के लिए इररिवर्सिबल, ओपन सिस्टम के लिए इररिवर्सिबल प्रोसेस अगर कोई हो रहा होगा, हाउ टू कैलकुलेट वर्क। वर्क आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, आपको एक चीज और याद रखनी है। अगर क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं नॉन फ्लो वर्क। नॉन फ्लो वर्क पहला नाम। दूसरा नाम डिस्प्लेसमेंट वर्क। तीसरा नाम बाउंड्री वर्क। ये तीन नाम हमने दे रखे हैं क्लोज सिस्टम के वर्क को। अगर ओपन सिस्टम के वर्क की बात आएगी तो इसको कहा जाएगा ओपन फ्लो वर्क। ओपन फ्लो वर्क। और ओपन फ्लो वर्क के अलावा इसका नाम है कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम इज नोन एज ओपन फ्लो वर्क। और ये मैंने आपको समझा रखा है। इसको आप अज्यूम कर सकते हो एज अ टरबाइन, और इस टरबाइन के ऊपर यहाँ से, ठीक है, इनलेट होगा फ्लूइड का, यहाँ से एग्जिट होगा, और ये टरबाइन रोटेट करके जो वर्क प्रोड्यूस कर रही होगी दैट इज शाफ्ट वर्क और कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। दिस इज नथिंग बट शाफ्ट वर्क और कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। अब मेरे ऊपर डाउट है, मेरे पे डाउट है कि इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर ओपन सिस्टम है तो वर्क का फॉर्मूला क्या यूज होगा? तो आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओगे टू कैलकुलेट कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में ही अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देता हूं तो एक इक्वेशन मेरे पास आ जाती है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी एच प्लस डी डब्ल्यू। आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को आप, और अगर मैं डी डी हटा दूं तो आपके पास ये बन जाता है डेल्टा एच Q122 एंड W122, और 122 लिख लो, या फिर आप लिख सकते हो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, और कंट्रोल वॉल्यूम को जो हीट दी है कंट्रोल वॉल्यूम हीट। We will use this formula to calculate control volume work when there is a irreversible और रिवर्सिबल, दोनों के लिए ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। क्योंकि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करते समय हमने कोई असम्पशन नहीं मानी थी कि प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। इसीलिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वैलिड है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी। देयरफॉर जो ये इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, ये भी वैलिड है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए। कंट्रोल वॉल्यूम वर्क इज इक्वल्स टू माइनस वीडीपी, नहीं, ये इक्वेशन हमने डिराइव करी थी विद द हेल्प ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी की मदद से। तो इस इक्वेशन को ओनली फॉर रिवर्सिबल लिख लो आप, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आप यूज कर रहे होंगे। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी? इतनी नहीं, इतनी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बात करूंगा मैं एंट्रोपी एनालिसिस की, एंट्रोपी एनालिसिस की जब मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा जो मेरा यूज हो रहा होगा फॉर्मूला, दैट मे बी T2 by T1 is equals to P2 by P1 is equals to V1 by V2, small v1 by v2 raised to the power gamma minus 1 raised to the power gamma minus 1 over gamma। इसका आपको मैं बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर व्यू दे दूंगा एंट्रोपी एनालिसिस में। ऑल राइट, तो आइए अब बढ़ते हैं आज के सवाल के ऊपर। ये सारे नोट पॉइंट्स हैं मेरी तरफ से, ये स्टार मार्क नोट पॉइंट्स हैं, आपको लिखना पड़ेगा ये कॉपी में। तो ये क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को देखते हैं। एन इंसुलेटेड 0.08 मीटर क्यूब टैंक, एक टैंक की बात हो रखी है, इट इज ए इंसुलेटेड टैंक, तो हैचिंग कर देंगे हम। और शब्दों का तो आपको बिल्कुल क्लियर, ठीक है, इमेज आ जाती होगी। इंसुलेटेड का मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, इवैक्यूएटेड का मतलब कुछ नहीं है, खाली खाली जगह है, खाली स्पेस है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितना है, 0.08 मीटर क्यूब इस टंकी का वॉल्यूम है। कंटेन्स हीलियम गैस, हीलियम गैस भरी हुई है एट 2 मेगा पास्कल, 2 मेगा पास्कल पे एंड 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। इसको तुरंत केल्विन में बदलता हूं, तो 270 प्लस 80, 270 प्लस 80 350, 350 और 273 होता है तो हो गया 353 केल्विन, 353 केल्विन। नाउ a valve is opened allowing some helium gas to escape। अब ये कह रहा है कि एक वॉल्व ओपन करा है, मतलब यहां पे एक वॉल्व है इस टंकी में, वॉल्व। मैंने डायग्राम बनाना आपको सिखा दिया है कि टंकी की बात होगी तो इस तरीके का ही डायग्राम बनेगा। वॉल्व, कहीं भी वॉल्व बनेगा तो मैंने ये जो डायग्राम आपके लिए बनाया है यही इसी तरीके का वॉल्व बनाना है। अब इस वॉल्व को खोलने से कुछ गैस निकल गई। द वॉल्व इज क्लोज्ड व्हेन वन हाफ ऑफ द इनिशियल मास हैज एस्केप्ड इफ इनिशियल मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, इस कंट्रोल वॉल्यूम का मास m1 था और फिर वॉल्व खोलने से गैस निकल गई, गैस निकल गई और फाइनल मास m2 है और m2 इज इक्वल्स टू m1/2 है। ये गिवन है क्वेश्चन में, इतना समझ में आता है। ये बात भी समझ में आती है कि ये ओपन सिस्टम का, किसका है, ओपन सिस्टम का क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि इसमें से कुछ एग्जिट हुआ है। थर्मल साइंस में दो ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक ओपन सिस्टम और एक क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, जहां मास का इंटरेक्शन दिखा दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। द valve is closed, okay, that determine the final temperature and pressure in the tank। so मेरे को P2 और T2 इनकी वैल्यूज निकालनी है। और गामा, हीलियम गैस के लिए गामा दे दिया है 1.667, दिस इज गामा गिवन टू अस। now in order to solve this question I will write some data here। initial volume is 0.08 meter cube, initial pressure is 2 megapascal, initial temperature is 353 Kelvin, okay, initial mass is m1, final mass is m2, that is m1/2 and P2 T2 निकालना है। V2 क्या होगा, V2 will be equal to V1, V2 will be equal to V1, क्योंकि गैस की कोई शेप नहीं होती है। 2 किलो गैस मैंने अगर 2 किलो गैस अगर मैंने इस रूम में भर दी, 2 किलो गैस इस रूम में भर दी तो गैस इस पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। अगर इस रूम में सेम 1 किलो गैस भरता तो वो गैस भी इस रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती। दैट मीन्स गैस की कोई शेप नहीं है, तो इसीलिए फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ मास। dm/dt of control volume is equals to mi minus me। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, du/dt of control volume is equals to mi/hi plus q control volume माइनस MEHE प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। इतना आपको करना है। क्या मेरे को हीट इंटरेक्शन की बात करी है,
पूरे क्वेश्चन में हीट इंटरेक्शन की बात नहीं हुई है, तो क्यू कंट्रोल वॉल्यूम हो गया 0। क्या पूरे क्वेश्चन में कंट्रोल वॉल्यूम वर्क की बात हुई है? नहीं हुई है, तो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क हो गया 0। क्या सिस्टम के अंदर कुछ मास आ रहा है? नहीं, तो एम आई हो गया 0, तो एम आई एच आई भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सिस्टम के अंदर मास नहीं आ रहा है, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम, इसमें से मास जा रहा है, एम ई मास जा रहा है और एच ई एंथैल्पी लेके अपने साथ जा रहा है। एम ई मास गया और अपने साथ एच ई एंथैल्पी लेके चला गया। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मास में क्योंकि इसके अंदर कोई मास एंटर नहीं हो रहा, तो एम आई को भी आप 0 पुट करो। ओके, तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई? dm by dt of control volume is equals to negative of m और du by dt of control volume is equals to minus MEHE। ME की वैल्यू जस्ट यहां पे आपको पुट करनी है, तो ये बन जाएगा du by dt of control volume is equals to dm by dt of control volume into HE। Now, in order to solve this question, अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अब आपको समझना ये है, जब भी दो कैटेगरी के प्रॉब्लम बनते हैं अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है कि सिस्टम में एम आई मास आया और एम ई मास निकला और एक्यूमुलेशन हो गया dm by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज द एक्यूमुलेटेड मास। दूसरी कैटेगरी है सिस्टम में से सिर्फ मास निकला, एंटर नहीं हुआ है, सिस्टम में से सिर्फ मास निकला है, तो dm by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। यहां पे भी इसको कहते हैं अक्यूमुलेशन, कि यहाँ पे मास हो सकता है एक्यूमुलेट हो गया हो या फिर मास कम हो गया हो। dm by dt ये शो कर रहा होगा कि कंट्रोल वॉल्यूम का मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हो रहा है, पर सेकेंड कंट्रोल वॉल्यूम का मास कितना चेंज हो रहा है। अब अगर कंट्रोल वॉल्यूम में से मास निकलेगा, तो यहाँ पे ये dm by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम लिखा है, ये चीज भी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि पर सेकेंड कितना मास कंट्रोल वॉल्यूम में से निकल रहा है, नहीं, कितना मास कंट्रोल वॉल्यूम में पर सेकेंड चेंज हो रहा है। दिस इज द चेंज इन मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में आपको यही दो कैटेगरी दिखेंगी। पहली कैटेगरी आप बहुत अच्छे से डील करना जानते हो, दूसरी कैटेगरी, ये प्रॉब्लम जो है ये दूसरी कैटेगरी की है, तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी होती है समझने में, तो अब आपको ये दूसरी कैटेगरी समझनी है। यहाँ पे मेरे पास एक वॉल्व था, इसमें से मास निकल रहा है एम ई डॉट, कि पर सेकेंड में इतना मास निकल गया, लेट से 1 kg पर सेकेंड मास निकल गया। ना मैं ये चीज जानता हूं कि मेरे को गैस दी है हीलियम, और हीलियम में ट्रीट करने वाला हूं एज ए आइडियल गैस, और इसके लिए गामा की वैल्यू क्या है 1.667। हीलियम क्या है? मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। इस क्वेश्चन के इरादे थे कि बच्चे इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसीलिए इसने गामा की वैल्यू दे दी। अदरवाइज आपको मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू फाइंड आउट कराने के लिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा रखा है, तो आप वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो और इन वैल्यूज को आप याद भी कर सकते हो। मोनोटॉमिक और डायटोमिक के लिए आपको याद रखनी चाहिए, दैट इज 1.667 एंड 1.4। चलो, अब एम ई मास निकला, कि मैंने माना कि 1 kg मास 1 सेकेंड में निकल गया,
और इसमें बताया गया है कि हीलियम भरी है और हीलियम क्या है, आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इनिशियल टेम्परेचर इज 353 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर मुझसे पूछा गया। इसका मतलब पर सेकंड जितना मास निकल रहा होगा, एक सेकंड में मान लो कि पहले निकला 1 kg पर सेकंड, हो सकता है इससे एसोसिएटेड एंथैल्पी हो 2 किलो जूल्स पर केजी, इतनी एंथैल्पी निकल गई हो। दूसरे ही पल, मतलब दूसरे ही सेकंड, मान लो 2 kg दूसरे सेकंड में, इन द फर्स्ट सेकंड 1 किलो मास निकला और अपने साथ 2 किलो जूल पर केजी की एंथैल्पी लेके निकला। हो सकता है कि दूसरे सेकंड में 2 किलो मास निकला हो और अपने साथ 7 किलो जूल पर केजी की एंथैल्पी लेके निकला हो। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है कि इनिशियल टेम्परेचर इज 353 केल्विन और फाइनल टेम्परेचर बदल रहा है। इस कंट्रोल वॉल्यूम का जैसे ही टेम्परेचर बदला, इस कंट्रोल वॉल्यूम का अगर टेम्परेचर बदलेगा तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में से जो भी मास निकलेगा उससे एसोसिएटेड जो एंथैल्पी होगी वो भी पर सेकंड चेंज हो रही होगी माय डियर। ये बात आप समझ रहे हो कि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अच्छा, अगर यहाँ पर रियल गैस भरी होती तो रियल गैस के लिए जब थर्मोडायनेमिक रिलेशन हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर, तो वहां पे देखेंगे एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल प्रेशर 2 मेगापास्कल दे रखा है और फाइनल प्रेशर पूछा है। तो यहाँ पे रियल गैस भरी हो या फिर आइडियल गैस भरी हो, एंथैल्पी चेंज हो रही होगी। किसके साथ? कभी भी मास निकलेगा, कोई मास निकलेगा तो उस मास से एसोसिएटेड होगी उसकी एंथैल्पी। तो एंथैल्पी कांस्टेंट नहीं है, एंथैल्पी टाइम के साथ चेंज कर रही है, क्योंकि टेम्परेचर भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है। एज टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, देयरफॉर एंथैल्पी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये बात आपको क्लियर हो गई? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसको आप, ठीक है, साफ पन्ने पर लिख लेना जो भी इधर लिखा है। नाउ आई एम इरेजिंग दिस। अब आते हैं अपने डिस्कशन पे। मेरे को पता लगा कि एंथैल्पी दैट इज एग्जिटिंग फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात यह है। दूसरी बात कि ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है, इसमें से गैस निकल रही है एम, और इस एम के साथ एसोसिएटेड है इसकी एंथैल्पी दैट इज एच। इस कंट्रोल वॉल्यूम की इंटरनल एनर्जी है यू। इस कंट्रोल वॉल्यूम की इंटरनल एनर्जी है यू। क्या टेम्परेचर, इस कंट्रोल वॉल्यूम के टेम्परेचर चेंज होने से, u इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बट टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस क्वेश्चन में टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देयरफॉर internal energy is also a function of time. Internal energy is also a function of time. क्या मैं dt यहां से कैंसिल आउट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इतनी सारी चर्चा हमने इसीलिए करी है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम dt तुरंत कैंसिल करते थे, बट यहां पे नहीं कर सकते। सब कुछ फंक्शन में है टाइम के साथ। तो इसको समझते हैं कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। du by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन है हमारे पास, dm by dt of control volume into He. Now u is equals to, or else u is equals to mcvt. So du क्या हो जाएगा? du is equals to mcv। अगर मैं u is equals to mcvt लिख रहा हूं, तो अगर मैं du by dt लिखना चाहूं, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके बराबर हो जाएगी? mcv
डी टी बाई स्मॉल डी टी, क्योंकि टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अभी तक मेरे को पता है, अभी तक इन 3 स्लाइड में लिखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया कि वाई टेम्परेचर इज वेरिंग विद टाइम। अभी इसको सुनो, अभी इस इक्वेशन को लिखने दो, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा आपको। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू एम सी वी डी टी बाई डी टी प्लस मास भी वेरी कर रहा है टाइम के साथ। मैंने आपको बताया है कि पहले 1 केजी पर सेकेंड मास निकल रहा था और अपने साथ 2 किलो जूल पर केजी की एंथैल्पी लेके निकला। दूसरे ही पल 2 केजी पर सेकेंड का मास निकला और अपने साथ मान लो 7 किलो जूल पर केजी की एंथैल्पी लेके निकला। सो टेम्परेचर mass as well as enthalpy is varying with time, but enthalpy is a function of temperature only, therefore temperature is also varying with time। और इसको डिटेल में हम समझने वाले हैं, जस्ट कंसंट्रेट हियर। mcv dt by dt प्लस सीवीटी पहले m को कांस्टेंट मान के t का डिफरेंशिएट कर दिया, अब सीवीटी को कांस्टेंट मान टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के m का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज dm बाई dt। ये क्वेश्चन आपके पास आ गई है। du बाई dt की जगह ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, mcv dt बाई dt प्लस cvt dm by dt is equals to dm by dt of कंट्रोल वॉल्यूम इंटू HE। ये सब कंट्रोल वॉल्यूम का है, dm by dt भी, ये भी कंट्रोल वॉल्यूम का है, ये भी कंट्रोल वॉल्यूम का है। तो बार बार कंट्रोल वॉल्यूम नहीं लिखूंगा मैं, तो यहां से मैं हर जगह से कंट्रोल वॉल्यूम मिटा रहा हूं। ऑलराइट, सो HE को कैसे लिखा जाएगा? एंथैल्पी दैट इज लीविंग फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम, इसको लिखा जाएगा सीपीटी mcv dt by dt प्लस cvt dm by dt is equals to dm by dt into cpt। यहां तक क्लियर है? बस कंफ्यूजन यहां पे आ रहा है, क्या 3 मिनट में इस क्वेश्चन को करना जायज बात है? बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि बिल्कुल एक लास्ट में आपको इक्वेशन दिखा दूंगा। ये डेरिवेशन है, एक साइंटिस्ट एक डेरिवेशन करता है और एक फाइनल में रिजल्ट दे देता है। हम तो उस फाइनल रिजल्ट को लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, बट मैं ठीक है, आपको ये डेरिवेशन दिखा रहा हूं जस्ट। इट इज ए इंटरेस्टिंग डेरिवेशन। अब मैं सीवी से डिवाइड कर रहा हूं, तो सीवी चल बसा सीपी बाई सीवी बन जाएगा गामा, और गामा की वैल्यू गिवन है। dt बाई टी को एक तरफ रखते हैं, तो क्या बचा? m dt बाई dt इज इक्वल्स टू dm बाई dt को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, dm बाई dt, और t कॉमन आ जाएगा, दैट विल बी गामा माइनस 1। और ये प्योर मैथ्स है, खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। दिस इज प्योर मैथ्स, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ओनली। dt से dt चल बसे, क्या बन जाएगा? ओके, इसको क्लियर करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास m dt इज इक्वल्स टू dm बाई dm t गामा माइनस 1। एक ब्यूटीफुल इक्वेशन आपके सामने आ रही है, बिल्कुल। dt बाई टी इज इक्वल्स टू dm बाई m into gamma minus 1। Let's integrate this from the initial temperature T1 to T2, from initial mass M1 to M2। क्या है ये मैं बता दूं आपको दोबारा कि ये कंट्रोल वॉल्यूम था, इसका इनिशियल मास M1 है, M1 से M2 हो गया, इनिशियल मास चेंज हो गया M1 से M2, और टेम्परेचर T1 से लेकर T2 वेरी कर चुका है। टेम्परेचर T1 से लेकर T2 वेरी कर चुका है। M1 मास घटा, मास M1 से लेके M2 हो गया, मास घट गया। मास क्यों घट गया? क्योंकि इसमें से कुछ मास निकला है, m मास निकला है, एंथैल्पी He लेके निकला है। m मास निकला है और एंथैल्पी He लेके निकला है।
क्या मैं एक चीज और इमेजिन कर सकता हूं कि अगर कोई मास निकला, उसका नाम है एमी, और वो अपने साथ एच ही एंथैल्पी लेके निकला, और एंथैल्पी क्या होती है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। अगर कोई मास निकला अपने साथ एंथैल्पी लेके निकला, तो ये जो कंट्रोल वॉल्यूम होगा ना, इसका टेम्परेचर गिरेगा। इसका अगर इनिशियल टेम्परेचर 353 केल्विन क्वेश्चन में गिवन है, तो ये जो T2 टेम्परेचर है दैट विल बी लेस देन 353 केल्विन। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी निकल गई ना, कुछ एनर्जी निकल गई। इस एक्सपेरिमेंट है, दिस इज ए प्योर एक्सपेरिमेंट। वी कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम ऑल्सो। आप एक कंटेनर लेना, ठीक है, उसके अंदर आप थर्मोमीटर डालना और यहाँ पे नल लगाना। नल काम करेगा आपका वॉल्व का। नल को खोल देना, कुछ मास कलेक्ट कर लेना। नल को खोल लेना, कुछ मास कलेक्ट करना, जो भी, ठीक है। नल नल काम कर रहा होगा वॉल्व का। तो सुनो ध्यान से, जब भी आप वॉल्व को खोलो, यानी कि नल को खोलो, तो स्लो ओपनिंग कर देना, स्लो ओपनिंग। और इसको जब आप क्लोज करो नल को, तो स्लोली बंद करना। इस कंटेनर का मास आप ले लेना 10 किलो। 10 किलो पानी को स्टोर करना कंटेनर में और वॉल्व से कनेक्ट कर देना। और 5 किलो का मास आप इसमें स्टोर कर लेना। इनिशियल टेम्परेचर थर्मोमीटर की रीडिंग से देख लेना, और फाइनल टेम्परेचर आप मेरी कैलकुलेशन से करके देखना, ऑलमोस्ट सेम आएगा, ऑलमोस्ट। कंडीशन अप्लाइड, सराउंडिंग को कांस्टेंट रहने देना, पंखा वंखा सब बंद रखना पड़ेगा आपको, ऑलमोस्ट सेम आएगा। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम। और इस एक्सपेरिमेंट की एप्लीकेशंस हैं, अभी उस एप्लीकेशंस को भी बताता हूं। एल एन, इसका इंटीग्रेशन 1/t का एल एन टी, टी का इसका इंटीग्रेशन एल एन टी, और लिमिट लगाऊंगा तो हो जाएगा T2/T1 इज इक्वल्स टू एल एन M2/M1 गामा -1। एल एन से एल एन मारना है तो ये गामा -1 पावर में चढ़ाना पड़ेगा। क्या बन गया? T2/T1 इज इक्वल्स टू एल एन M2/M1, इसकी पावर में चढ़ा दिया मैंने गामा -1। एल एन से एल एन चल बसे, क्या बन गया? T2/T1। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। T2/T1 इज इक्वल्स टू M2/M1 रेज टू द पावर गामा -1। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इतना सब इंटीग्रेशन करने के बाद ये इक्वेशन आएगी। तो M2 गिवन है M1/2, मतलब आधा मास निकल चुका है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.5 रेज टू द पावर, गामा है 1.667, तो 0.667। T2 निकालना है और T1 की वैल्यू 353 केल्विन है। ठीक है, ओके। तो इसको मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूं कैलकुलेटर से। सो ये आएगा 0.5 रेज टू द पावर 0.667 इंटू 353, 222.32, 222.32 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर क्या था? 353 केल्विन। उस पानी में से एंथैल्पी, उस सॉरी हीलियम गैस में से He अमाउंट की ये कंटेनर है, यहाँ से He अमाउंट की एंथैल्पी निकली। तो हीलियम गैस का इनिशियल टेम्परेचर 353 केल्विन था और फाइनल टेम्परेचर हो गया 222.32। ये 222.32 है केल्विन। टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, हीलियम गैस ठंडी हो गई, हीलियम गैस ठंडी हो गई, हीलियम गैस ठंडी हो गई। ऐसे ही जब आप टंकी में से, घर की टंकी में से पानी निकालते हो, तो अगर वो है पानी T1 टेम्परेचर पे है, तो जितना पानी निकालोगे, अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज लिविंग फ्रॉम द टैंक, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि इस टैंक का फाइनल टेम्परेचर क्या होने वाला है। अब आपको क्लियर हो रही है कुछ इमेज? दिस इज अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्यों है? क्योंकि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, सिस्टम का मास चेंज हो रहा है।
सिस्टम की प्रॉपर्टीज कांस्टेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर दिस इज ए अनस्टडी फ्लो एनर्जी, अनस्टडी फ्लो प्रॉब्लम। पहली बात। दूसरी बात, कभी भी टैंक एग्जिट होगा तो आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है, आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है। नाउ ऑल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड में आपको एक विद इन अ लाइन इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड। ना ऑल्टरनेटिव मेथड इज, हमारे पास इक्वेशन आई थी T2 by T1 is equals to M2 by M1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। यहां से देखा गया कि सिस्टम मेरे को इंसुलेटेड दिया हुआ था। द सिस्टम इज इंसुलेटेड, मतलब सिस्टम में से कोई हीट, कंट्रोल वॉल्यूम में से कोई हीट नहीं जा रही है, और कंट्रोल वॉल्यूम में कोई हीट एंटर हुई क्या, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, और ये जा नहीं सकती क्योंकि इंसुलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब हीट ट्रांसफर नहीं है, सिस्टम में हीट ट्रांसफर नहीं है, देयरफॉर नो हीट ट्रांसफर विद इन द सिस्टम। जो प्रोसेस हुआ, M1 से लेके M2 मास निकला, M1 से लेके M2 मास हो गया कंट्रोल वॉल्यूम का, सच दैट Me मास निकल गया, अपने साथ He एंथैल्पी लेके निकल गया। ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस के दौरान कोई हीट ट्रांसफर नहीं है। प्लस इस इक्वेशन को देख के, इस इक्वेशंस को देख के मैथमेटिशियन कह लो या फिर इंजीनियर कह लो, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया तुरंत कि यहाँ पे हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं T2 by T1 is equals to V2 by V1, सॉरी V1 by V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। क्योंकि जस्ट मैं इसको ओपन करूं, इस इक्वेशन को ओपन करूं, तो ये हो जाएगा V1 by M1 डिवाइडेड बाई V2 by M2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। बट कंटेन, पहले मैंने क्या बताया था शुरू में, M1 मास V1 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, बाद में M2 मास V2 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, बट V1 इज इक्वल्स टू V2 है क्योंकि गैस का कोई शेप तो है नहीं। So V1 and V2 will be cancel out. T2 by T1 is equals to M2 by M1 raised to the power gamma minus 1. Now, अब दूसरा डाउट जनरेट हुआ, क्या इससे हटके प्रॉब्लम आ सकता है? इससे हटके प्रॉब्लम नहीं आएगा, इससे हटके दूसरा प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम यही इसी से रिलेटेड आता है। टैंक एग्जिट में हमारे सिलेबस में यही प्रॉब्लम है कि आपको इरेज ऑल, पहला इंसुलेटेड टैंक दिया जाएगा, टैंक एग्जिट की बात कर रहा हूं मैं, टैंक एग्जिट, इंसुलेटेड टैंक दिया जाएगा। दूसरा मास, दूसरा आपको T2 by T1 is equals to M2 by M1 raised to the power gamma minus 1 और T2 by T1 is equals to V1 by V2 raised to the power gamma minus 1। ये इक्वेशन याद रखनी है, बाकी आप बादशाह हो, आप तुरंत चुटकी बजाती क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। चलो इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन का मैं फाइनल आंसर और लिख देता हूँ क्योंकि प्रेशर भी पूछा हुआ है हमारे हमसे। ओके गाइस, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, तो आप वीडियो को 15 सेकंड स्किप कर देना। आई विल बी बैक इन 15 सेकंड। हेलो, हाँ भैया, ओके भैया, बस आया 1 मिनट में।
सो ओके गाइस, मैं आ गया हूँ। कुछ थोड़ा सा टाइम लग गया। तो इसमें T2/T1 इज इक्वल्स टू V1/V2 रेज टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू, क्या मैं यहाँ पे P2/P1 रेज टू दी पावर गामा माइनस वन ओवर गामा यूज कर सकता हूँ? यस, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये यूज कर सकता हूँ। तो मेरे से फाइनल प्रेशर और पूछा हुआ था, तो T2 आ गया मेरे पास 222.3 केल्विन डिवाइडेड बाई T1 है मेरे पास 353 केल्विन इज इक्वल्स टू P2। फाइनल प्रेशर मेरे को चाहिए, इनिशियल प्रेशर मेरे को दे रखा है 2 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल में डालूंगा तो आंसर भी मेगा पास्कल में आएगा। गामा माइनस वन हो जाएगा 0.667 डिवाइडेड बाई गामा है 1.667। तो यहां से मैं आपको P2 कैलकुलेट करके बताता हूं कितना आ रहा है। टू 222.3 डिवाइडेड बाई 353 ओके इंटू 2 0.6296 मेगा पास्कल और P2 इज इक्वल्स टू 629.6 किलो पास्कल। प्रेशर में कितना हाई अमाउंट का ड्रॉप हुआ है? इनिशियल प्रेशर 2 मेगा पास्कल था और फाइनल प्रेशर इतना है, और टेम्परेचर में भी ड्रॉप हुआ है। प्रेशर में भी ड्रॉप हुआ है और टेम्परेचर में भी ड्रॉप हुआ है। तो ये टैंक एग्जिट की लास्ट प्रॉब्लम बची थी, हमारे को करनी थी अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अंडर में। नाउ वी आर कंप्लीटेड विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और मैंने एक होमवर्क दिया था आपको कि PMM1 के बारे में देखकर आना, और PMM2 के बारे में मैं बताऊंगा, और PMM1 को भी मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। तो अगेन सेम होमवर्क फॉर टुमारोज क्लास, आपको ये दोनों चीजें देख के आनी है। होता क्या है, साथ के साथ पी का मतलब होता है परपेचुअल। तो गूगल पे जाके परपेचुअल का हिंदी मीनिंग देखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।